रेलवे स्टेशन पर गरीब चुड़ैल के ससुराल वालों ने खाया अमीरों वाला खाना। ये कहानी है हम इंसानों की ही तरह बसी एक भूत और चुड़ैलों की दुनिया की। अंधेर नगरी नाम के एक भूतिया शहर में सीमा का परिवार रहता था। उसके परिवार में एक बेटा, एक बेटी, पति और एक अमीर घराने से आई बहू थी। बहू, ये ले छाता ले ले, हम लोग तो किसी बर्तन से भी काम चला लेंगे। माँ जी प्लीज, अभी मुझे कुछ भी मत कीजिए, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। एक तो जब भी ये बारिश होती है हमारी छत टपकने लग जाती है। आपसे मेरी खातिर इस छत को भी सही नहीं कराया जाता है। भाभी, पापा और भाई दोनों ही कितनी मेहनत तो करते हैं और आप भी सभी कुछ देखती हो, तब भी आप ऐसी बातें करती हो। अरे क्या खाक मेहनत करते हैं, ना घर में अच्छा खाने को है ना ही पहनने को। दो आदमी होते हुए भी दोनों बेकार हैं। दिशा ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसका पति और ससुर घर में आ गए। वो लोग रेलवे स्टेशन पर बनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और अमित और अंकुश वहीं रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया करते थे। अपनी बहू की बात सुनकर अमित तो बस चुप हो गया, लेकिन अपनी माँ बाप का उदास चेहरा देखकर अंकुश को बहुत गुस्सा आया। दिशा, तुम हमेशा हमें गरीबी की दाने दे देकर अपनी अमीरी का रौब मत दिखाया करो। अच्छा, तो अब आपको इस सब से भी परेशानी है। वैसे मेरे पापा सही बोलते थे कि इस परिवार में मुझे पैसे की किल्लत कभी भी खुश नहीं रहने देगी। ना इस घर में खाने पीने का आराम है और ना ही मौसम का। और ऐसे में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं। तुम्हें इस छत के टपकने से इतनी ही परेशानी है तो मैं इसे जल्दी से जल्दी सही करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे। ऐसे बोलकर दिशा अपनी सास के हाथों से छाता लेकर अपने कमरे में चली गई। अंकुश अपनी बीवी की इन बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान था। माँ, बाबा, आप लोग प्लीज दिशा की बातों को दिल पर मत लगाइएगा। बेटा, दिशा भी हमारी ही बच्ची है और माँ बाप कभी भी अपने बच्चों की बातों को दिल पर नहीं लेते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। सीमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। रोज रोज उनके परिवार में ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये क्या माँ जी, आपने मेरी साड़ी को हाथ से ही धो दिया। हाँ बहू, देख ये कितनी चमक रही है। आपको किसने बोला था ऐसा करने को? अरे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाती हूँ। लेकिन भाभी, ड्राई क्लीनिंग में तो बहुत सारे पैसे उठ जाते हैं और तो और ये साड़ी तो हाथ से धुलकर भी चमक गई है, तो आप बेवजह इसे ड्राई क्लीन क्यों करने की बोल रही हो? अब मैं तुम भिखारियों को क्या ही समझाऊं? तुम्हारे ना ये बात समझ आएगी। मेरी साड़ी खराब कर दी। जानती भी हो इस साड़ी की कीमत पूरी 1 लाख रुपए है। मेरी माँ ने ये साड़ी मुझे मेरे जन्मदिन पर दी थी। अच्छा बहू, मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैं तुझे दूसरी साड़ी लाकर दे दूंगी। बस चुप कीजिए आप। आपने कभी 1 लाख रुपए देखे भी नहीं होंगे। आई बड़ी मुझे नई साड़ी देने वाली। आप अपने ही तन पर पहनने को कपड़े ले आओ, बस वही काफी है। माँ भी, जबान को संभालिए। हम तो आपकी इतनी परवाह करते हैं और आपको किसी बात का बुरा न लग जाए इस चीज का भी हम इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन आप तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती हो। मुझे भिखारियों के बारे में सोचने का शौक भी नहीं है। दिशा ऐसे बोलकर इतराती हुई अपने कमरे में चली गई। मेघा को उस वक्त दिशा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन सीमा ने अपनी बेटी को समझाकर शांत कर दिया। सीमा दिशा का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन दिशा को अपनी ससुराल वालों का खुद के लिए ये प्यार और ख्याल रखना नजर ही नहीं आता था। वो हमेशा ही सभी को अपनी अमीरी का घमंड दिखाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन फिर से दाल रोटी। मैं आज ये नहीं खाऊंगी। ये क्या बात हुई? मैं नहीं जानती। 1 महीने से बस हम ये दाल रोटियां ही खाए जा रहे हैं। अब तो मेरा मन कुछ अमीरों वाला, कुछ करारा खाने को कर रहा है। आज और यही खा लो, कल को मैं पक्का तुम्हें कुछ अच्छा खाने को लाकर देने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ, मैं महीनों से यही बात सुन रही हूँ। अब मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग अपना ही पेट भर लो, वही काफी है। मैं तो चली अपने बैंक बैलेंस से 7 स्टार होटल में खाना खाने। आप ही खाओ ये गरीबों वाला खाना। दिशा इतराती हुई अपने पैसों का रौब दिखाकर जाने लगी। सभी बस उसका चेहरा देख रहे थे। क्या है? ऐसे घूर घूर कर मेरा चेहरा मत देखिए।
मैं अपने पापा के पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं दूंगी, समझे? दिशा ऐसे ही बड़बड़ाती हुई आ रही थी कि तभी चलते चलते उसका पांव कमरे के कालीन में अटक गया और वो बस गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी नंद ने उसे संभाल लिया। आराम से भाभी। छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ। दिशा अपनी नंद को शुक्रिया बोले बिना ही चली गई। उस दिन उसने खूब पैसे उठाए। अब दिशा रोज ऐसा ही करती थी। वो रोजाना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर महंगा महंगा खाना खाती थी और अपनी ससुराल वालों को हमेशा गरीबी के ताने देती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दिशा की तबीयत ज्यादा बाहर का खाना खाने की वजह से खराब हो गई। क्या बात है दिशा, आज तुम कहीं नहीं जा रही हो? अंकुश जी, मेरी आज तबीयत सही नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। दिशा को जोरों से पेट में दर्द उठा। उसे दर्द से तड़पता देख उसके सास ससुर उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसका ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन वो अस्पताल बहुत महंगा था, जिसकी वजह से वहां का बिल बहुत ज्यादा आया। सुनिए जी, आप मेरे पापा से कहकर इस हॉस्पिटल का बिल पे करवा दीजिए। बेकार की बातें मत करो दिशा। क्या मैं तुम्हारे बाबा से ये सब बोलता हुआ अच्छा लगूंगा? और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी हालत के बारे में अच्छे से जानते हैं। अगर उन्हें कोई मदद करनी होती तो वो खुद कर देते। तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल माँ ने अपने गहने बेचकर और मैंने थोड़े पैसे उधार लेकर पे कर दिया है। इसीलिए तुम चिंता मत करो और बस आराम करो। अंकुश ने ऐसा बोला ही था कि तभी अमित अपनी बहू के लिए जूस लेकर आया। लो बहू, इसको पीकर जल्दी से अच्छी हो जा। अपनी ससुराल वालों का इतना प्यार देख दिशा को उसकी गलती का एहसास हुआ और कुछ दिनों बाद जब दिशा ठीक हो गई तो उसने अपने पैसों में से अपनी ससुराल वालों के लिए घर पर ही 7 स्टार होटल का खाना मंगवाया। भाभी, ये सब क्या है? ये माफी के तौर पर एक छोटी सी ट्रीट है मेरी तरफ से। प्लीज मुझे सभी माफ कर दीजिए। फिर क्या था, सभी ने दिशा को माफ कर दिया। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम तुझसे कभी भी नाराज नहीं थे। अपनी सास की बात सुनकर दिशा की आंखें भर आईं और उसने सभी से माफी मांगी। अब आप सभी खाना खा लीजिए, वरना ये ठंडा हो जाएगा। बहू, सच में ये खाना तो बड़ा ही मजेदार है। वाह, मजा आ गया। सभी ने उस दिन मजे से अच्छा मीरों वाला खाना खाया। अब दिशा ने अपने ससुराल वालों को गरीबी के ताने देना छोड़ दिया था और अब सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। भूतिया रॉकी शीशे के सामने अपने बालों को सहलाता हुआ गाना गा रहा होता है। तभी उसका भूतिया दोस्त राज उसके पास आता है और कहता है, अरे ओ मेरे डिस्को दीवाने, इतनी रात में तू कहाँ जा रहा है? रॉकी तो चला अपनी रानी को ढूंढने। अरे भाई, तू तो जानता ही है हमारे भूत लोक में अब कोई भी चुड़ैल मुझे पसंद नहीं आती, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। वहाँ पर शीला की जवानी देखूंगा। और भूत लोक में जो चुड़ैल यानी मुन्नी बदनाम जो हो रही है, उसका क्या होगा? अरे भाई, चुड़ैल मुन्नी तुझे नहीं छोड़ेगी, वो तुझे कितना पसंद करती है। भाई, मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई, अब बारी है रानी की और राजा को तो रानी ही चाहिए। वाह भाई वाह, मान गई तुझे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तेरी बातों में तो अलग ही मजा है। वैसे मैं भी तेरे साथ चल सकता हूँ क्या? भाई, तू भी क्या याद रखेगा, तुझे आज पृथ्वी लोक की सैर करवाता हूँ। रॉकी और राज दोनों ही पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं, जहां वो एक पार्टी में काफी इंसानों को नाचते हुए देखते हैं। ओफो, पूरे धर्राटे काट रहे हैं यहाँ पर इंसान। यकीन ही नहीं होता, पूरी जिंदगी के मजे तो यहीं ले रहे हैं। हम लोग उनके पास जाएंगे कैसे? इन्होंने हमें देख लिया तो हमसे डरकर भाग जाएंगे। अरे जा रे जा, एक भूत होकर तूने छोटी सी बात कर दी। तुझे नहीं पता हम लोग कैसे जाएंगे? बेवकूफ, भेष बदल कर जाएंगे। रॉकी अपना और अपने दोस्त राज का इंसानी भेष बदल देता है, जिसके बाद वो दोनों इंसान के रूप में आकर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें शराब, शबाब और हुस्न की परियां नजर आती हैं। अरे वाह भाई वाह, यहाँ है असली जन्नत। दोनों भूतिया दोस्त पार्टी में एंजॉय करते हैं। तभी वहां पर रॉकी को एक बेहोश लड़की नजर आती है। रॉकी उसके पास जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो उसके पास पहुंच जाता है। वो लड़की बहुत सुंदर थी और वो नशे में होती है। 2 पैग मार और भूल जा, 2 पैग मार और भूल जा, भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा। रॉकी रानी की हालत को देखकर अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। मुझे इसको इसके घर पहुंचा देना चाहिए।
रॉकी एक भूत तो था, लेकिन उसे इंसानों के ऊपर दया करना अच्छा लगता था। वहीं रॉकी को रानी की खूबसूरती के ऊपर फिदा हो जाता है, क्योंकि उस पार्टी में सभी लड़कियों ने छोटी छोटी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन रानी ने साड़ी पहनी हुई थी। रॉकी उसकी आइडेंटिटी देखकर उसे हवा में उड़कर उसके घर पहुंचा देता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो रॉकी भूत लोक से वापस रानी को देखने के लिए आता है। कहाँ गई वो लड़की? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी घर के अंदर से रानी बाहर निकलती है और उसकी माँ उसको लंच देते हुए कहती है, रानी, रोजाना तुम टिफिन भरकर लेकर आती हो। देखो, अब तुम लंच पूरा खत्म करके आना, वरना अगली बार मैं तुम्हें लंच दूंगी ही नहीं। ओहो, आप चिंता क्यों करती हो? मैं लंच खाकर ही आऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। आसमान में उड़ता हुआ भूतिया रॉकी खुद से कहता है। आखिरकार रॉकी को रानी मिल ही गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस लड़की का नाम रानी है। यही बनेगी मेरे सपनों की नई हकीकत की रानी। तभी रॉकी भूतिया भेष बदलकर इंसानी रूप में आता है और सीधा रानी के सामने आकर उससे कहता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो, आई रुत मस्तानी कब आएगी तो, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तो, चलिया तो चलिया। रॉकी के डोले शोले और उसकी स्मार्टनेस देखकर रानी का दिल उसके ऊपर फिसल जाता है। रानी को भी रॉकी पसंद आ जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। रॉकी रानी का दिल तो जीत लेता है, लेकिन अब उसे एक डर होता है। मैं रानी को बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करने लगी है, लेकिन हम दोनों की शादी कैसे होगी? रॉकी इस डर के साथ अपने भूत लोक में अपने परिवार के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। तभी रॉकी की चुड़ैल माँ बहुत खुश होती है और उससे कहती है, अरे वाह बेटा, मुझे बस यही उम्मीद थी। चल जल्दी से बता, कौन सी चुड़ैल है जिससे तुझे प्यार हुआ है? शीशम की चुड़ैल है या पीपल की चुड़ैल है या फिर बरगद के पेड़ की चुड़ैल है? जो भी चुड़ैल होगी हमें तो वो मंजूर है। अरे नहीं माँ, दरअसल बात यह है कि वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक इंसान की बेटी है। उसका नाम रानी है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? भूत लोक में तो इंसानी बहू लेकर आएगा। अरे वो तो तुझसे शादी भी नहीं करेगी जब उसे पता चलेगा कि तू एक भूत है। तभी भूतिया रॉकी की बहन चुड़ैल रागिनी कहती है, ओहो पिताजी, आप लोग भी ना भैया को कंफ्यूज कर रहे हो। अरे वैसे भी कौन सा बड़ी बात है, अगर वो इंसान है तो यहाँ आकर चुड़ैल बनी ही जाएगी और फिर मरने के बाद हर किसी को यही तो आना होता है। मैं तो कहती हूँ शादी तक उसे इस बात का पता ही नहीं चल रही कि उसकी शादी एक भूतिया घराने में हो रही है। जैसे ही वो घर प्रवेश करेगी हम उसको अपना असली रूप दिखा देंगे। वाह मेरी चिमर की चुड़ैल वाली बहन, तूने पहली बार जिंदगी में सही बात बोली है। अब मैं रानी से शादी करके उसे यहाँ ले आऊंगा और उसके बाद तुम बेशक अपना असली रूप दिखा देना। मैं जानता हूँ मेरी रानी मेरे प्यार को नहीं ठुकराएगी। रॉकी ऐसा ही करता है। वो इंसानों की दुनिया में जाकर रानी से इंसानों का भेष बदलकर शादी कर लेता है, जिसके बाद रात के समय उसकी माँ सुष्मिता उसे विदा करने लगती है। बेटी, अपने पति के साथ हमेशा खुश रहना और हमेशा उसका साथ देना। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, वहीं से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। जा बेटी, अपने ससुराल में खुशी से रहना। माँ, आप मुझे बहुत याद आओगी, मैं आपसे आकर मिलती रहूंगी। चलो माँ, मैं चलती हूँ। रानी रॉकी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद रॉकी अपनी भूतिया शक्तियों से रानी को बेहोश कर देता है और गाड़ी को रोक देता है, जिसके बाद वो उसे गाड़ी से बाहर निकालकर अपनी भूतिया शक्तियों के साथ भूत लोक ले जाता है, जहाँ जैसे ही रानी को होश आता है वो भूतिया दुनिया देखकर अचंभित रह जाती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ पर हूँ? ये कैसी दुनिया है? ये हमारी इंसानी दुनिया तो नहीं लग रही। रॉकी, ये सब क्या है? रॉकी रानी को सबसे पहले अपने घर के पास ले आता है, जहां रॉकी का पूरा भूतिया परिवार होता है। अपने सामने रॉकी के भूतिया परिवार को देखकर रानी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी रॉकी भी अपने असली रूप में आकर उसके सामने आ जाता है। देखो, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे झूठ बोला हूँ और झूठ बोलकर तुमसे शादी की है, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी जानती हो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। बस इसीलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। दरअसल मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत हूँ और ये मेरा भूतिया परिवार है। तुम्हारे इस भूतिया ससुराल में स्वागत है। नहीं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो?
तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। अरे शादी एक लड़की के लिए कितना बड़ा सपना होता है और तुमने तो मेरा सपना ही चूर चूर कर दिया। भला मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी किसी भूतिया परिवार में होगी। रानी अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह अपने परिवार को याद करके रोने लगती है। रानी को रोता हुआ देख रॉकी बहुत उदास हो जाता है और वो भी रोते हुए उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ, तुम्हारी जगह वहीं है, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भूतिया रॉकी को रोते हुए देखकर रानी को उसके प्यार का एहसास होता है, जिसके चलते रानी उससे कहती है, अब तुम जैसे भी हो मेरे पति हो और हम दोनों इसी दुनिया में रहेंगे। ये सुन रॉकी बहुत खुश होता है। रॉकी के साथ साथ उसका भूतिया परिवार भी बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी रानी का गृह प्रवेश करता है, जिसके बाद रानी भूतिया दुनिया में अपने भूतिया पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।